वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशंस के बारे में। एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट किया है विद डिस्निया, चेस्ट टाइटनेस और इसके अलावा वीजिंग अगर हो रही है पेशेंट को और ड्राई कफ हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट जो है आपके साथ डिस्निया, चेस्ट वीजिंग, ड्राई कफ, ये सारी अलामात हैं कि पेशेंट को एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशंस हो गई हैं। और ये माइल्ड भी हो सकती हैं और ये सीवियर भी हो सकती हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, असेसमेंट करनी है। उसके लिए रिस्पायरेटरी रेट आपने देखना है। अगर रिस्पायरेटरी रेट आपका 30 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन जो है वो ये सीवियर है। इसके अलावा अगर FEV1 की रिडक्शन जो है वो 40% से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन ज़्यादा सीवियर है। अगर जो है PEF भी अगर आपका 40% आप प्रिडिक्टेड से कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन सीवियर है। अगर पेशेंट जो है अनएबल टू टॉक है तो इनएबिलिटी टू टॉक, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन सीवियर है। अगर ब्रेथ साउंड जो हैं वो एब्सेंट हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि एस्थमा एक्सर्बेशन लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर है। और अगर SpO2 रिड्यूस हो गई है या फिर जो है पेशेंट की अलर्टनेस जो है वो कम हो रही है, यानी कॉन्शियस लेवल उसका अगर कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एस्थमा एक्सर्बेशन सीवियर है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले असेसमेंट कर ली, फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन इन्हेलेशन स्टार्ट करनी है। ऑक्सीजन इन्हेलेशन जो है आप अकॉर्डिंग टू हाइपोक्सीमिया एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद जो है जो तीसरा स्टेप है उसमें आपने नेब्स करनी है, नेबुलाइजेशन करनी है विद साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम एंड बेक्लोमिथासोन। साल्ब्यूटामोल 2.5 से 5 mg इसका जो है सोल्यूशन आता है पर ml, तो आप जो है 1 to 2 ml इसका सोल्यूशन आप डाल सकते हो इन द नेबुलाइजर सोल्यूशन। साथ में आपने एप्राट्रोपियम और बेक्लोमिथासोन भी ऐड कर लेना है इन द नॉर्मल सेलाइन। इसकी जो है आपने नेबुलाइजेशन कितने टाइम के लिए करानी है, 60 मिनट्स में आपने एटलीस्ट 3 साइकिल्स कराने हैं। एटलीस्ट 3 साइकिल्स 50 मिनट्स में आपने कराने हैं, 60 मिनट्स में आपने कराने हैं। और जब आप पहला साइकिल कराओगे तो आपने उसके बाद पेशेंट की असेसमेंट करनी है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर इंप्रूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब रिस्पांस अच्छा है, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो है आपने अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो स्टीराइड्स दे सकते हैं, इधर इंट्रावीनस या फिर ओरल। और हम जो है मोस्टली यूज़ करते हैं इधर डेक्सामेथासोन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो सोलोकार्टिव के नाम से आता है, वो हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और फिर जो है हमारे पास स्टेप 5 जो है IV मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन तो हमने IV मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। ये किस तरह हमने देनी है, हमने 2 ग्राम देना है ओवर 20 मिनट्स। 2 ग्राम हमने IV मैग्नीशियम सल्फेट देना है ओवर 20 मिनट्स। और इसके साथ हमने डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस देखने हैं। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के अलावा हमने इसमें देखना है कि डायफ्राम की पैरालिसिस ना हो रही हो, और साथ में RFTs देखने हैं कि RFTs डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। फिर उसके बाद जो है हमने स्टेप 6 पे चले जाना है। अगर इन सब से कंट्रोल नहीं हो रही एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन और लाइफ थ्रेटनिंग हो गई है तो आपने जो है इंटूबेशन कर लेनी है। और इंटूबेशन के लिए आपने ज़्यादा वेट नहीं करना, और इंटूबेशन के टाइम पे आपने वॉल्यूम स्टेटस लाजमी देख लेना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो हैं ड्यूरिंग इंटूबेशन एंड वेंटिलेशन शॉक में जा सकते हैं। और हमने पॉजिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है ड्यूरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट्स जो होते हैं इनमें नीमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट एस्थमा एक्सर्बेशन एंड इट्स मैनेजमेंट।